आत्मवंदन मास्टर्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में भी होंगे गाइस। तो ऐसे ही रहना है हम सबको अपनी अपनी हाई फ्रिक्वेंसी को लेके, ठीक है। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुस्वागत करते हुए हम चलते हैं एक आत्मा की यात्रा की तरफ आगे। पहले तो ये बताइए आप सब कैसे हैं? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, ऐसे ही रहना है। तथास्तु 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 हम अपने आप को कह सकते हैं। मैंने तो अपने आप को कह लिया, आप भी कह लीजिए तथास्तु, ओके। क्योंकि हम सब मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो एक आत्मा की यात्रा में वो जो पीटर रिशेलू है, वो उस भारतीय व्यक्ति के साथ कैसे आगे आगे अपनी आत्मा की यात्रा यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके लिए ये बुक लिखी गई है। ये बुक आज क्यों मिली हमें? क्योंकि युग परिवर्तन तो है ही। युग परिवर्तन के साथ हमें यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है, डरना नहीं है। तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। हम मरने से डरते क्यों हैं? हम सबको पता है कि हम एक शरीर हैं। हमें ये लगता है, हम सबको ये लगता है हम एक शरीर है, आत्मा नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सोचना गलत होगा। तो ये सोचें कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हम एक बॉडी नहीं, आत्मा है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों है वो सब चीज़ें हमारे साथ, जो हम डर डर के बेड पे भी उसको झेलते हैं, उसी कर्मों को करते हुए बेड पे भी झेलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तब भी हम अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते कि हमें अभी यहाँ से निकल जाना होगा हमारी सोल जर्नी के लिए। तो आपको ये बताया जा रहा है, जब सोल जर्नी ऊपर चली जाती है तो कैसे हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारी आत्मा कैसे आगे बढ़ जाती है, और हम सब क्या क्या देखते हैं। मतलब वहाँ पर भी हमारे लिए ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो कल्पना के योग्य। जैसी कल्पना करेंगे वैसी ही चीज़ें हमारे अंदर वहाँ पर उपस्थित हैं। तो मरने से डरना क्यों है? तो एक आत्मा की यात्रा में उसने आगे चलते हुए ये बोला, उसके साथ वो अपने साथी के साथ फिर से आगे बढ़ने लगे। वो पहुँचे एक ऐसी जगह पे, देव जगत, जहाँ उन्होंने बोला कि देव जगत है, और उनका वर्णन उन्होंने बताया पूरी तरह से। तो उन्होंने कहा मानो हम हवा में तैरते हुए जाने लगे, मानो कोई शर्मीले जानवर हो, ऐसा उन्हें दिखा। पर वो हमसे कोई भी संपर्क नहीं कर रहे थे, करना नहीं चाहते थे। मुझे लगा अगर हम उनसे बातचीत करने के लिए उनके पास जाएंगे तो शायद वो हवा में विलीन हो जाएंगे। तो ऐसा वहाँ का माहौल था कि जहाँ वो पहुँचे कि लोग थोड़ा-सा कल्पना करके आते थे और विलीन हो जाते थे। ऐसी चीज़ें हो रही थी। जैसे फ़ॉर्म में आदमी आता है, फ़ॉर्म में चीज़ें बनती हैं, वैसे फ़ॉर्म में बदल जाते थे। अपने मित्र के तो उन्होंने कहा, मेरे मित्र ने कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अपने मित्र के इशारे पर मैं उसके पीछे-पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। पीटर रेशेलू जी हैं, वो अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गए। तो मैंने देखा कि वह एक हवेली की तरफ बढ़ रहा था, और हम जब वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि घर की बनावट बहुत सुंदर है, बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं, और जिनमें चारों ओर का सारा नज़ारा दिखाई दे रहा था। घर से दूर बड़े-बड़े लॉन बने हुए थे, नीचे की ओर फैले हुए थे। घर बिल्कुल चोटी पर था। फूल और फूलों वाली झाड़ियाँ चारों ओर खिली हुई थी। दूर से देखने पर लगभग 10 मील की दूरी पर समुद्र दिखाई दे रहा था। ये जगह बहुत आनंददायक थी। यहाँ कौन रहता होगा और क्यों? हम ज़मीन पर उतर आए और चौड़े दरवाज़ों से निकलकर बड़े हाल में आ गए। आशा के अनुरूप ही वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सुंदर फर्नीचर भी था। मतलब कि डिफरेंट किस्म का था वो, डिफरेंट टाइप का था। हॉल के अंदर छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी थे। विशेषकर गुलाब जो अंदर भी खिले हुए थे, उनकी जड़ें फर्श पर फैल रही थी, नीचे की ओर जा रही थी। ये सब कुछ नकली भी नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था मानो असली हो। और आँखों को देखकर ये सब बहुत सुंदर लग रहा था। और उसने कहा आस-पास वैसे कोई वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे गाइड ने, यानी जो भारतीय मित्र था पीटर रिशेलू का, उस गाइड ने तुरंत मुझे एक दरवाज़े की ओर ले जाने की कोशिश की। कमरे में एक ही व्यक्ति था, वह पियानो बजा रहा था। तो जिससे पता चल रहा था कि कोई सामान्य कोई वादक नहीं है। उसने हमारी ओर देखा भी नहीं, तब वह भी उस वादक को बजाता रहा।
हम सुनते रहे वाद्य और ऐसे नियंत्रण से मंत्रमुग्ध हो गए उस वाद्य को सुनते हुए, जैसे ऐसे लगा जैसे आरामदायक वहाँ पर कुर्सियाँ भी रखी हुई थी और कुर्सियों में हम लोग बैठ भी गए। मतलब हमें बहुत अच्छा फीलिंग आ रही थी वहाँ पर, ऐसे लग रहा था सब असली है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो, अपनी कल्पना के मित्र कल्पना करते 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 लोग क्या से क्या करते हैं वहाँ पर, और हमने ये सोच रखा है कि नहीं जी, हमने ये कर्म किए हैं, हमें ये फल मिलने वाला है, हमने ये किया है, हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो हम डर डर के जी रहे हैं ज़िंदगी अपनी। तो डर के नहीं जीना है, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट को इंजॉय कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो तो उन्होंने पहचाना वो कौन था वाद्य। उन्होंने देखा ये तो मेरा जाना पहचाना लगता है, कोई होगा, कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला कहीं इंग्लैंड का, फॉरेन कंट्री का। वो उसका नाम था चैंपियन प्रिल्यूड्स। तो आप सर्च कर सकते हैं क्या वो था या नहीं था। समय के साथ साथ मैंने पहचाना ये चैंपियन प्रिल्यूड्स जैसा संगीत है। मैंने फुसफुसाया, मित्र से पूछा, तो उन्होंने पूछा, हाँ तुम पहचानते नहीं, ये प्रसिद्ध चैंपियन ही है, ये उसी का संगीत है, तुम नहीं पहचानते हो उसको। तो उसने बोला, जीवन काल में मैं ऐसे देखता था, सुनता था उसके संगीत को, वो दुनिया में था जब अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसने बहुत कष्ट में बिताया था, बहुत स्वस्थ नहीं रहा था, उसकी हेल्थ हमेशा ख़राब ही रही थी। अब सब कुछ बदल गया है, यहाँ थकान उसे परेशान नहीं करती है, मधुर संगीत बजा रहा है, एन्जॉय कर रहा है अपने संगीत के साथ। वहाँ उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसे होती थी कि जैसे कुछ हुआ, मैं मतलब कुछ नहीं कर पाता था। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी और फिर वो आगे गए। उन्होंने बहुत ध्यान से वहाँ पर देखा, तो उसने वहाँ उधर देखा तो उसने बजाना बंद करके हमारी ओर देखा, और ऐसा नहीं लगा कि उसे हमारी अनुपस्थिति यानी उपस्थिति में कोई नाराज़गी या तकलीफ़ हुई। उसने खुशी व्यक्त की। उसने सोचा कि हम शायद संगीत प्रेमी हैं, इसलिए समझाने लगा, अपनी चीज़ों को समझाने लगा, संगीत क्या है, संगीत के बारे में पूरी वो चर्चा करने लगा। उसने कुछ कहते हैं तकनीकी शब्दों के भी कुछ प्रयोग किया था, जिसके लिए वो उससे बहुत सम्मोहित हो गया। मैं तो बोलते ऐसी उसकी बातें सुनते हुए, ध्वनि किसी न किसी गति या रंग का वर्णित करती है माय डियर फ्रेंड्स। स्वर का आरोह अवरोह तथा वाद्यों के तार चरम लय प्रदर्शन हो, वहाँ हमें तुरंत एक मंथर गति से बहती हुई नदी की उपस्थिति का आभास होना चाहिए, जो दो बगीचों के बीच में बह रही थी। फिर बदकिस्मती से ये है कि जीवन काल में ऐसे संगीत के महान कलाकार साधारण व्यक्ति के समक्ष हम आ ही नहीं पाते हैं, सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने में ही लगा रहता है। हम जैसे अंदर आए थे वैसे ही हम चुपचाप बाहर निकल गए, उन्होंने ये बोला बिना कोई अनुमति लिए। जैसे ही हम बाहर निकले, चैंपियन ने फिर से अपना पियानो बजाना शुरू कर दिया। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। गलियारे में आकर अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर हम जब बाहर आ गए, पक्षियों की आवाज़ें वहाँ सुनाई दे रही थी, अलग अलग रंगों के वो पक्षी केवल बगीचे में बल्कि अंदर ही फुदक रहे थे। मेरे मित्र ने बताया, ये स्थान सूक्ष्म जगत के इस स्तर का सबसे बड़ा कला विद्यालय है। यहाँ स्थायी निवासियों में से सैकड़ों अपना अधिकांश समय अपनी पसंद की कलाओं को सीखने में बिताते हैं। मुझे पता चला कि यहाँ बड़े बड़े कलाकार उन लोगों को सिखाने को हमेशा तैयार रहते हैं जो सीखने के इच्छुक होते हैं। अब मुझे आ रही है अपनी लता मंगेशकर की भी याद। वो भी कहीं न कहीं अपना गाना, अपना संगीत बजाते हुए वहाँ पर घूम फिर रही होंगी, अगर उन्होंने जन्म नहीं लिया है तो। बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ जिसको बोल सकते हैं, विशेषज्ञ बोल सकते हैं, वाद्य यंत्र, संगीतज्ञ, ये सारे लोग जितने भी कलाकार हैं, अगर उनका कहीं जन्म नहीं हुआ है तो माय डियर फ्रेंड्स, वो सब वहाँ पर अपना खेल खेल रहे हैं और खुशी के साथ वो ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, शरीर नहीं है, बट हम सब एक सोल है। फिर यहाँ तो ना तो दिन है, वहाँ पर ना रात है, ना थकान है, ना सीखने वालों के लिए इस वक्त को कि कब सीखना है, कब भी एवरी टाइम सीख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वहाँ तो टाइम ही टाइम है। महीनों साल तो नहीं बिताते होंगे लोग, हाँ वे करते हैं ऐसा। मैंने तुम्हें बताया कि वो थकते हैं या ना ही उन्हें समय की कोई चिंता होती है। उन्हें जहाँ खुशी मिलती है वो अपनी खुशी
में लगे रहते हैं। तुम भौतिक जगत के अपने अनुभव को याद करो। जब तुम अपना मनपसंद काम करते थे तो ऐसा लगता था कि अब तो मैं थक के चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, तो मुझे अभी बिस्तर में पकड़ना है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना है। तो कौन थकता है? हमारी बॉडी, हमारी आत्मा कभी नहीं थकती माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद ऐसे ही वो बातें करते रहे और इधर उधर के चलते रहे। और उन्होंने बोला कि मैं ज़रा अभी मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं काम है। और सूक्ष्म जगत में ऐसी अवरोधक सीमाएं हैं ही नहीं कि यहाँ कोई वह काम करता है उसे अच्छा लगता है। ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती कि काम में इतना वक्त लग जाएगा। मेरे गाइड ने मुझसे कहा कि मुझे काम है और उन्होंने जाने की अनुमति मांगी कि तुम यहाँ रुको, मैं आ जाऊँगा तब तक, जब तक तुम यहाँ पर घूमो फिरो, देखो फिरो क्या क्या चीज़ें हैं। मैं अपना काम करके तुरंत वापस आ जाऊँगा। मुझे यकीन है कि तुम बोर नहीं होगे, उन्होंने ये बोला। तो मैंने बाहर से ही देख लिया था कि इस इमारत की 3 मंजिलें थीं। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा घूम फिर के इधर-उधर घूमता हूँ। एक कमरे से मैं दूसरे कमरे में ऐसे घूमता रहा, नीचे के कमरों में गया। मैं एक कमरे में मूर्तिकार और शिष्यों को लेकर बैठा था मूर्ति बनाने के लिए। वो बता रहा था, समझा रहा था, मूर्ति कैसे गोलाई में बनाई जाती है, कैसे इसका घुमाव दिया जाता है। मैं खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। उसके शिष्य मौन रहकर मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। मैं सुनता रहा पर उन्होंने मेरी उपस्थिति की कोई आपत्ति नहीं की। एक अन्य कमरे में 4 वादकों का एक मतलब हर कमरे में वहाँ पर कुछ न कुछ चल रहा था। तो सब अपने-अपने मज़े ले रहे थे, अपनी ज़िंदगी के अनुभव, मतलब ज़िंदगी अनुभव तो हम धरती पर लेने आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वहाँ ज़िंदगी ऐसी थी कि जो करना है वो करिए। और हमें यहाँ क्या बताया गया है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, मरने के बाद ये होगा, वो होगा। तो हमारे अंदर का जो डर है माय डियर फ्रेंड्स, तो उस डर को हमें दूर करना है। तो ये चीज़ें आपके सामने अगर किसी भी वीडियो के ज़रिए या मेरी वीडियो के ज़रिए अगर आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो मे बी आपको सुनने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप मरने से डरते हो, इसलिए आपके सामने ये चीज़ आई एक आत्मा की यात्रा के रूप में। तो वो ऐसे सिखाते हुए, वो ऐसे देखता रहा, इधर-उधर घूमता रहा, उन्हें कोई तनाव नहीं था। तो उसके आगे फिर वो गया। उसने ये भी बताया कि जैसे मैंने कहीं इंग्लैंड में रॉयल एकेडमी देखी थी ऑफ म्यूज़िक देखा था, वैसा ही कोई वहाँ पर तनाव नहीं था। कुछ ही देर में मैं ऊपर गया और भी अच्छा लगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, यहाँ दरवाज़ा खोलना पड़ता है। वहाँ पर दरवाज़ा खोलना पड़ता था, उसके आर-पार नहीं आप जा सकते। और एक कमरे के भीतर गया, मैंने एक सेटी पर एक पियानो के सामने एक लड़की को बैठे देखा। वह हाथ में एक संगीत रचना लिए हुए उसका अध्ययन कर रही थी। मैंने प्रवेश करते उसने ऊपर देखा, जब लड़की ने ऊपर देखा और मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो डेफ्नी हिलियर थी, जिसे मैं अंतिम बार 1935 में इंग्लैंड में एक गोल्फ क्लब में मिला था। उस दिन जो व्यक्ति मेरे विरुद्ध खेल रहा था, उसे अच्छी तरह जानता था। उसने ही हमारा दोनों का परिचय कराया था और हम बातचीत करने लगे। कुछ दिनों छुट्टियों में हम एक-दूसरे से मिले, इतने घुल-मिल गए थे कि मेरा मन था कि मैं उससे लड़की से शादी कर लूँ कि मेरे इस दौरान मतलब ऐसा था। मैंने कई बार सोचा कि उससे शादी करने के लिए पूछूँ क्या? ऐसा सोचा उसने। तो लेकिन वो पूछ नहीं पाया क्योंकि उसे लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए नहीं पूछ पाया। एक कारण था, मुझे नहीं लगता था मेरे पास अभी शादी करने के लायक काफ़ी धन है। यानी आपको अपने करियर के लिए अपनी अगर शादी करनी है तो धन तो चाहिए। घर-बार चलाने के लिए, ज़िम्मेदारी निभाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए धन की आवश्यकता हमेशा होती है। तो जैसे वो चाहता था कि पत्नी की ज़िम्मेदारी भी लेने से पहले उसे ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, इसलिए उसने उसको बोला ही नहीं। और वापस वो सिलोन चला गया था। तो 2 साल बाद बोलते हम पत्र व्यवहार कर, क्योंकि पहले फ़ोन तो नहीं होते थे, लेटर से बातचीत होती थी, तो लेटर व्यवहार उनका चलता रहा था। फिर भी सब समाप्त हो गया। उस लड़की को निमोनिया हो गया था और मुझे उसकी माँ से ये सुनकर दुःख हुआ था कि वो मर गई है। मैंने उसकी माँ को सांत्वना पत्र भी लिखा था एक और फिर उसके परिवार से कोई संबंध नहीं रहा था मेरा उसके बाद। और डेफ़नी यहाँ मेरे सामने जीती जागती बैठी है और मैं बहुत खुश, मतलब पहले से इतना ज़्यादा खुश।
देखने में वो वैसी ही थी, इतने सालों में उसने ये देखा, वो तो वैसी ही थी। उसके चेहरे से खुशी, संतुष्टि का भाव झलक रहा था और मुझे देखकर और ज़्यादा वो खुश हो गई थी। "डेफ़्नी, मेरी प्यारी डेफ़्नी, तुम ही हो ना?" उसने बोला। "हाँ, मैं ही हूँ," उसने कहा। और "पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो अभी तक दुनिया को तो नहीं छोड़ा है। मैं जानती हूँ, तुम यहाँ कैसे हो?" वो बोलती, "मैं जानती हूँ, तुमने तो अभी मरे नहीं हो, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो?" मैंने उसे बहुत थोड़ा बहुत बताया जो घटित हुआ था, हो चुका था और ये भी मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उसने कहा कि उसे मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही थी क्योंकि विकसित लोगों में ज़्यादातर लोग सूक्ष्म लोग वाले ही घूमते हैं। और जबकि उनके शरीर नींद में मगन अगले दिन शक्ति अर्जित कर रहे होते हैं, मतलब कि नींद में ये लोग यहाँ घूम रहे होते हैं हमारे आसपास, उसने ये बोला। और देखिए यही चीज़ें, ये सत्य है। कई बार हम सपनों के रूप में वहाँ जाते हैं, कई बार हमें आउट ऑफ बॉडी चले जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता सुबह उठ के हमने रात को किया क्या था। कई बार हम लोग को अपने सपने भी याद नहीं रहते। तो मीन्स हम एस्ट्रल बॉडी में होते हैं, यानी अपनी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं रात को। तो हम कहाँ-कहाँ घूम के आते हैं, किससे मिल के आते हैं, हमें पता है बिल्कुल सुबह तक कुछ ये ज्ञान नहीं होता। तो उसने कहा, "पर प्रिय," उसने कहा, "अगर तुम आ ही गए हो तो आगे भी आते रहोगे। मैं तुम्हें भविष्य में भी मिलती रहूँगी और तुम्हें बहुत कुछ दिखा सकूँगी।" उसने कहा कि तुम आते रहना, मैं तुम्हें काफ़ी नॉलेज यहाँ की दूँगी। हालाँकि तुमने जीवन काल में शादी तो करने को तो मुझे कहा ही नहीं था। मुझे पता है कि तुम मुझे चाहते थे और मैं भी तुमसे प्यार करती थी, उसने तब उसको कहा। तो कैसा लग रहा होगा वो पल, वो उनका क्षण, जो एक दूसरे से उनका मिलना ऐसे हुआ और वो समझा था मर चुकी है। उसको क्या पता वो सूक्ष्म यात्रा करेगा और वहाँ उसको नज़र वो आएगी। अब मुझे अब ये समझ में आया कि तुम मुझे प्रिय कहकर संबोधित करना कितना अजीब लगा था, क्योंकि मैं उस ज़माने में कई बार इस ऐसा संबोधित करता था, पर वह भी मुझे ऐसे ही बुलाती थी। अब कई साल पहले हुआ था, पर आज तो क्षण भर के लिए ये सब दोहराया गया। मुझे आज भी उसके प्रति वही आकर्षण महसूस हुआ, अनुभव हुआ, वही खुशी जो उसके साथ होने पर मिला करती थी। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये मेरी गलती नहीं होगी। अगर भविष्य में ऐसा ना हुआ तो तुम शायद मेरी इस काम के मदद कर सको, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं अपने बूते पर यहाँ पहुँच सकूँगा या नहीं। इस बार तो मुश्किल नहीं हुआ, मेरा गाइड साथ था ना, इसलिए। मैंने उसे बताया कि मैंने कुछ दिन पहले खुद कोशिश की थी, सफल नहीं हुआ था। पहली यात्रा में मेरे मित्र के कारण हो पाई, उसके बाद मैं अकेले ऐसा नहीं कर पाया। जब हम जो भी कहते या करते हैं, अब से उसे मैं याद रखना चाहूँगा, उसने ये बोला। जैसा कि मैंने कहा, मेरा मित्र कमरे में दाखिल हो चुका जब वो मित्र वापस आ गया। "अच्छा, तो तुम एक दूसरे को तुमने खोज ही निकाला," उसने बोला। उसने कहा, "मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें कुछ दिन टाइम के लिए यहाँ छोड़ दूँ तो तुम डेफ़्नी को ढूँढ लोगे। तो वह तुम्हारी मदद कर सकती है। एक दूसरे के प्रति तुम लोगों के प्रेम के कारण ऐसा बहुत कुछ अब संभव हो पाएगा जो पहले नहीं हो सकता था। अब तुम कभी भी यहाँ संपर्क कर सकते हो। अगर तुम सोने के समय शरीर से बाहर निकलने के समय अपना ध्यान केंद्रित कर सको तो तुम डेफ़्नी के बारे में सोचोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है।" क्योंकि विचार एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है, जो केंद्रित विचार पदार्थों के स्तरों पर बाधित नहीं होता। इसलिए डेफ़्नी, यदि वह मुझे स्वयं को इस नाम से पुकारने की अनुमति दे तो तुरंत इस बात को जान जाएगी, वैसे ही जैसे लोगों को फ़ोन करने से पता चला जाता है। जिस समय तुम भौतिक शरीर से बाहर निकलोगे तो डेफ़्नी आसानी से तुम तक नहीं आ पाएगी, पर पहले खंड से तीसरे खंड में ले जाने के लिए वह तुम्हारा संपर्क बनेगी। जैसे मेरा हाथ पकड़कर तुम यहाँ आए थे नीचे से पहले, फिर दूसरे और तीसरे खंड में पहुँचे थे, इसी प्रकार तुम डेफ़्नी की मदद ले सकोगे और तुमने अपनी इच्छा शक्ति के साथ एक संपर्क का माध्यम पाकर तुम्हें कहीं भी जाने को दिक्कत नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक आत्मा की यात्रा के लिए, क्योंकि अब या आप ये देखिए कि ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये मुझे तो मानो कि बहुत खुशी हो रही है कि उसको उसके चाहने वाले मिले जो यहाँ नहीं हैं, भौतिक शरीर में नहीं हैं। तो वो उनसे मिल पाया, वो देख पाया, जान पाया कि ये एक सत्य है। आत्मा की यात्रा कहीं भी जर्नी कर सकती है।
तो हम सब कैसे जर्नी करते हैं हम सबको पता होना चाहिए, इसलिए मरने से डरना नहीं है। यस मास्टर्स, जब शरीर कहे कि छूट जाओ तो छूट जाओ, कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी हमारी फिर से आएगी। ऐसे ही खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। आप कहेंगे कहना आसान है, डेफ़िनेटली कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन आपको नहीं लगता बेड पे पड़े-पड़े आप जब एक ऐसी चीज़ पे होते हो, एक तारों में फँसे हुए होते हो, इतनी सारी पाइप्स लगाई जाती हैं, वेंटिलेटर पे होते हो या आप कहीं टॉयलेट नहीं जा पाते हो, ऐसी स्थितियों में आपको लगता है आपको शरीर को एक अहमियत देनी चाहिए कि थैंक यू बोल के आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरा ये ख़्याल है, आपका क्या ख़्याल है बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक